हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको क्लास 12 में इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया गया है। एक पढ़ना होगा आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। एक पढ़ना होगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो आज हमारा पहला चैप्टर होगा, यानी एनसीईआरटी को हम लोग फॉलो करेंगे। और पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि अर्थशास्त्र हमें होता क्या है, क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं, इकोनॉमिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले ये जानना होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसे पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। किन किन लोगों ने, किन किन अर्थशास्त्रियों ने कौन सी पुस्तक लिखी जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम, जो भी एग्जाम होते हैं जहाँ से इकोनॉमिक्स के का जो भी एग्जाम होगा, वहाँ पे इस चैप्टर से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग और राजस्व का जब हम अध्ययन करते हैं, यानी इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करेंगे, इसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का मतलब, इकोनॉमिक्स में अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। याद रखिएगा, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, तो धन होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थ का अर्थ बताइए, यानी अर्थ का मतलब क्या होता है, तो धन होता है। एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है एडम स्मिथ। इनके नामों को आपको याद रखना होगा, किसे, क्योंकि इन्हें हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, एडम स्मिथ को। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। अब सवाल उठता है कि आखिर इन्हें क्यों कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था 1776 में। उस पुस्तक का नाम क्या है, तो उस पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसे बोला जाए तो सिर्फ बोल सकते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्रों का धन कहा जाता है। और इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में हमें जानकारी दी थी। इन्हें इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी। ये भी आपके लिए एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। एडम स्मिथ के अलावा बहुत सारे और भी अर्थशास्त्री हुए हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एडम स्मिथ के बारे में आपको नहीं पढ़ना होगा, और भी बहुत सारे अर्थशास्त्री पढ़ने होंगे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। 1890 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा है। इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत। और ये भी वीवीआई प्रश्न है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको एक चीज और याद रखना होगा, इंग्लिश को भी थोड़ा सा याद रखना होगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे, जो एमसीक्यू प्रश्न होंगे, उसमें जो किताबों का जो नाम होगा वो जनरली ज़्यादातर इंग्लिश में रहेगा। किताबों का नाम जनरली किस फॉर्मेट में लिखा रहेगा, इंग्लिश में ज़्यादातर लिखा रहता है। तो आपको इंग्लिश और हिंदी, थोड़ा सा इंग्लिश पे भी आपको कमांड रखना होगा। तो हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं वो थोड़ा सा अपने इंग्लिश को थोड़ा मजबूत जरूर रखेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में कौन सा पुस्तक लिखा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा दी। यानी अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स में कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो यह दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, 1890 में। और इसी कल्याण परिभाषा से इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बना दिया, लोकप्रिय बना दिया। और इनको व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा तो एडम स्मिथ, और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा तो हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल हो गया। सिर्फ इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक नहीं लिखा, इसके अलावा इन्होंने और भी पुस्तक लिखा है। एक पुस्तक का और भी नाम आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स। मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स हो जाएगा। एक और पुस्तक है जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये सभी अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जॉन मेनार्ड किन्स। इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र को 1930 में समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। यानी इन्होंने क्या कर दिया कि एक अलग परिभाषा और दिया, जिसे इन्होंने नाम रखा समष्टि अर्थशास्त्र। कब,
1930 में स्थापित किया है, जिसके कारण इन्हें समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी 3 सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिला। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल, और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाएगा तो जॉन मेनार्ड किन्स। ये तीनों प्रश्न को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप जब भी अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी होगा। कब यह पुस्तक लिखा गया? 1930 में पुस्तक लिखा गया। अच्छा, इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। परंतु एक यहाँ पे एक आ गया परंतु, ये पुस्तक लिखने से पहले इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था। 1930 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक लिखने से पहले 1919 में इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था, और इस पुस्तक में उन्होंने प्रथम युद्ध के बाद जो शांति समझौता हुआ था, उस शांति समझौता को भंग करने की बात अपने इस पुस्तक में कहा था, और इस पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पीस। इस पुस्तक में उन्होंने कहा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है आपको पता होना चाहिए, 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हो गया था, और इसके बाद एक शांति समझौता हुआ था, और इसी समझौता को भंग करने की बात, यानी इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो शांति समझौता जो हुआ है ये फ्यूचर में भंग हो जाएगा, और यही हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ, यही इनका बात सत्य निकला। विश्व में दूसरा युद्ध भी हुआ, और उस दूसरे विश्व युद्ध का नाम, दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के बीच हुआ। तो इनके बारे में भी हमें काफी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसके बारे में? जॉन मेनार्ड किन्स के बारे में। चलिए, और भी अर्थशास्त्री हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो लॉर्ड रॉबिन्सन, 1932 में इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने अर्थशास्त्र के इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता के बारे में लोगों को परिचय करवाया, बताया। किसने? लॉर्ड रॉबिन्सन ने। उसी तरह से एक और व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्री बोल सकते हैं, सैमुअल्सन। इन्होंने अर्थशास्त्र की विकास का शास्त्र माना, यानी इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो लोगों की डेवलपमेंट के बारे में बताएगा, लोग इसको पढ़ करके लोग डेवलप हो सकते हैं। ये बातें किसके द्वारा कही गई? तो सैमुअल्सन के द्वारा कही गई। ये जितने भी नाम आपने पढ़ा है ये सब विदेशी नाम है। अब आते हैं एक भारतीय व्यक्ति, तो दादा भाई नौरोजी का। इन्हें हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। और 1867 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक जो है वो आपके कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो 12th का एग्जाम हो, ये सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए VVI प्रश्न बन सकता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है और कब लिखा गया है? तो किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। कब? 1867 में हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया था? तो इस पुस्तक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निकासी की बात इन्होंने बताई। इन्होंने कहा, क्या कहा कि भारत में जो गरीबी आई है, आज भी भारत में गरीबी ज़्यादा है, तो भारत में जो भी गरीबी आई है वो औपनिवेशिक शासन के कारण आई है। औपनिवेशिक शासन कहने का मतलब है कि जब अंग्रेजों का भारत पे जब अधिकार था उसी के कारण, यानी अंग्रेज या फ्रांसीसी बोल सकते हैं, स्वीडिश बोल सकते हैं, तो ये सभी लोगों के कारण ही भारत में गरीबी उत्पन्न हुआ है। अब हम लोग पढ़ना होगा यहाँ पे चैप्टर के जो मेन पार्ट है कि आर्थिक क्रिया होती क्या है। हम लोग यहाँ पे आर्थिक क्रिया के बारे में जानेंगे। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर नार्वे के अर्थशास्त्री जिनका नाम है रैगनर फ्रीस, और उन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया। इसको आप लोग VVI कर लीजिए, इसको आप लोग क्या कर लीजिए? VVI कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा गया है। किसने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है? तो नार्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा। एक का नाम रखा व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे का नाम रखा समष्टि अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कब? 1933 में। ये ईयर भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
तीसरा सवाल यहाँ पे और क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि ये शब्द कैसा है, तो ग्रीक शब्द है। ये शब्द जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये शब्द कैसा है, तो यह ग्रीक शब्द है। अब सवाल उठता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। जानते हैं किसे कहा जाता है, तो कहा गया है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयां, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक क्रिया और आर्थिक समस्या का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसके बारे में, तो किसी व्यक्ति के आर्थिक क्रिया और आर्थिक समस्या के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इसी को हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अगर पूछा जाए तो किसी एक फर्म के बारे में, किसी एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे, तब इसे हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। एक उत्पादक, एक व्यवहार, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल के रूप में हम लोग को पढ़ना होगा। दूसरा सवाल है कि आर्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया से की क्या अभिप्राय है, तो कहा गया है कि हमारे पास हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित हैं। चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारी आवश्यकताएं क्या, असीमित। असीमित का मतलब है कि फिक्स्ड नहीं है, जितना आपको मिलता है आपका मन या हमारा मन चाहता और भी ज़्यादा मिले। यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारी आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, इसीलिए इसे असीमित आवश्यकताएं। लेकिन हमारे पास जो साधन होंगे, उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने का जो साधन है वो सीमित है, वो फिक्स्ड है, ठीक है। और फिक्स्ड होने के कारण क्या होता है कि जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री, यानी इसी को हम लोग को अर्थशास्त्र में पढ़ना होगा। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आधुनिक अर्थशास्त्री, जितने भी अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाता है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। सीमित साधनों को क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं अनिवार्य रूप से आय का सृजन नहीं करती, आय यानी इनकम का स्रोत नहीं है। जितने भी आर्थिक क्रिया हैं, क्या सभी आर्थिक क्रिया से हमें इनकम प्राप्त होता है, कहा जाता है कि नहीं, सभी आर्थिक क्रियाएं से आय का सृजन नहीं करती है। एक सवाल और आपके एग्जाम के लिए भी आई है, क्या है, तो आर्थिक क्रिया कितने तरह का होता है, तो आर्थिक क्रिया 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है, तो उपभोग, जिसे हम लोग कंजप्शन, इंग्लिश में इसे किस नाम से हम लोग जानते हैं, कंजप्शन के नाम से। उत्पादन, जिसे इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। विनिमय, इंग्लिश में इसे हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। और निवेश, जिसे इंग्लिश में हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा और ये आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्थिक क्रिया कितने तरह का होता है, इसको एक्सप्लेन करें, इसे स्पष्ट रूप में हमें समझाएं। तो आते हैं, पहले तो हम लोग जान गए कि ये कितने तरह का होता है, ये 4 तरह का होता है। अब आते हैं सबसे पहले कि कंजप्शन यानी उपभोग होता क्या है। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। उपभोग बोलिए, उपयोग बोल भी सकते हैं यहाँ पे। तो कहा गया है कि मन की संतुष्टि के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उसी को हम लोग कंजप्शन या उपभोग कहा जाता है, उपयोग कर सकते हैं। मार्शल ने उपभोग को नकारात्मक कहा है। ये सवाल होगा आपके एग्जाम के लिए, किसने के अनुसार उपभोग जो होगा वो नकारात्मक उत्पादन का विषय है, तो कहा गया है कि मार्शल ने। अब सवाल उठता है कि सर कैसे ये चीज़ होगा, नकारात्मक कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है, थोड़ा सा पेचीदा तो है। जब आप इसके एग्जाम्पल्स को समझिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, डायरेक्ट सिर्फ भाषाओं में पढ़िएगा तो ये थोड़े आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा हो, ठीक है, और स्मोकिंग कर रहा है, तो जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है उसे तो संतुष्टि मिल रही होगी, उसको तो आदत है तभी तो स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको तो संतुष्टि मिल रही होगी। लेकिन अगर उसके अगल बगल कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे उनको क्या होगा, नुकसान होगा, हानि पहुंचेगा। इसी को कहा गया है नकारात्मक उपयोग, नकारात्मक उत्पादन कहा गया है। यानी व्यक्ति को तो संतुष्टि मिल रहा है, लेकिन अगल वाले लोगों के लिए क्या हो रहा है, हानि पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है। तो मार्शल ने यही कहा है कि उपभोग क्या है, नकारात्मक उत्पादन है। मनुष्य न तो किसी वस्तु का निर्माण कर सकता और न उसे समाप्त या विनाश कर सकता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
दूसरा टॉपिक है उत्पादन यानी प्रोडक्शन। उत्पादन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको जानना होगा। प्रोडक्शन, उत्पादन वो आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उपयोगिता से है, यूटिलाइज से है। उपयोगिता यानी यूटिलाइज से है और मूल्य में वृद्धि करने से है। मूल्य में वृद्धि करने से है, यानी कहने का मतलब है उत्पादन क्या होगा? मूल्य में वृद्धि करने से होंगे। अब कहोगे कि सर उत्पादन के घटक, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्पादन के कौन कौन से घटक होते हैं। यानी सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं सर उत्पादन करने के लिए हमें क्या चाहिए? तो बोल सकते हैं सर हमें एक भूमि चाहिए, श्रम लेबर की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की, संगठन की और उद्यमिता। ये इन पांचों चीजों को बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, यानी ये उत्पादन के घटक है और ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादन के कितने घटक है? 5 घटक है और ये पांचों का नाम आपको याद रखना होगा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यमिता। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तीसरा है विनिमय। विनिमय क्या बोला जा सकता है? तो विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय, इस क्रिया को कीमत निर्धारण कहते हैं। चलिए एक्सचेंज, विनिमय को क्या बोल सकते हैं? हम लोग एक्सचेंज बोल सकते हैं। जब हम मार्केट जाते हैं तो किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? तो खरीदने के लिए हमें मुद्रा का उपयोग यानी मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम पैसे उसे देते हैं तभी वो हमें वस्तु देता है। तो कहा गया है कि जब हम पैसे देंगे तब हमें वस्तु देगा, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज। यानी विनिमय एक तरह का आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन का साधन का क्रय और विक्रय किया जाता है, यानी वस्तुओं की खरीद और बिक्री की जाती है। क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं, विनिमय करते हैं। और इसमें कीमत निर्धारित होता है। बिल्कुल, जब आप वस्तु खरीदने जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु का कोई ना कोई कीमत जरूर निर्धारित होगा पहले से, या दुकानदार ने उसका कीमत निर्धारित किया रखा होगा। तो कहा गया है इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। विनिमय या कीमत निर्धारण को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए ये भी आपके लिए सवाल बन गया कि एक्सचेंज कितने तरह का 2 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा होगा? तो वस्तु कीमत निर्धारण, एक होगा वस्तु कीमत निर्धारण और एक होगा साधन कीमत निर्धारण। एक वस्तु कीमत निर्धारण और एक साधन। अब वस्तु कीमत निर्धारण किसे कहा जाता है? तो इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं से है। बाजार के विभिन्न दशाओं से, यानी बाजार कैसा है? क्या वो बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार बाजार है या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है? उस पर डिपेंड करेगा कीमत निर्धारण। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। इसका संबंध उत्पादन की विभिन्न साधनों से है। यानी कहा गया है कि जो उत्पादन करने वाले साधन है वो कैसा है। यानी कहा क्या है कि भूमि की कीमत कैसी है, यानी जो चीज प्रोडक्ट हुआ है वो किस जगह पे हुआ, वहां भूमि की कीमत क्या है। श्रम, जो लोग उस चीज को उत्पादन कर रहे हैं, जो लेबर है, उनका चार्जेस क्या है। और पूंजी की कीमत क्या है, उनमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो इनकम लगाया गया है, उसकी कीमत क्या है। इस क्रिया को हम लोग वितरण भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है, निवेश किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि निवेश भी एक तरह का कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से। आप इन्वेस्ट वहीं पे ना कीजिएगा जहां पे आपको क्या होगा, लाभ प्राप्त होगा, जहां पे आप वस्तुओं के लिए पूंजीगत यानी वस्तुओं को और अधिक दाम में बेच करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा गया है कि इन्वेस्ट एक तरह का आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में पूंजीगत वस्तुओं से है। और शास्त्र के विषय में विषय सामग्री विचारधारा, अभी हमने बहुत सारे अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ा है, उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई हैं, उन किताबों के बारे में भी पढ़ा है। तो उनके अब विचारों को हम लोग समझेंगे। जो भी अर्थशास्त्री हुए उनका विचार क्या था, इस पुस्तक के जो भी पुस्तकें उन्होंने लिखा है या लिखी हैं, उस पुस्तकों को लिखने के पीछे उनकी विचार क्या थी, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला है धन संबंधी विचारधारा। कहा गया है कि कौन कौन से अर्थशास्त्री थे जिन्होंने धन संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया अर्थशास्त्र में। तो सबसे पहला तो नाम आपको याद होगा एडम स्मिथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जेबी से, जिसका इंग्लिश में
भी नाम आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसके अलावा वाकर, सीनियर, जे.एस. मिल, ये सब धन संबंधी विचारधारा व्यक्ति थे या अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है, एमसीक्यू में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन से अर्थशास्त्री ने धन संबंधी विचारधारा प्रस्तुत किया या प्रस्तुत नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये सभी नाम दिया रहेगा, उसमें से एक नाम जो है वो नहीं दिया रहेगा, उसको पहचानना होगा। अगर पहचानने की बात बोली जाए तो सभी नाम दिया रहेगा, एक नाम इसमें से दे दिया जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, और भी विचारधारा क्या था, कल्याणकारी विचारधारा। इस कल्याणकारी विचारधारा को मानव कल्याण विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। दोनों, कहीं कहीं मानव कल्याण लिख देगा, कहीं कहीं कल्याणवादी लिख देगा, दोनों बातों को समझिएगा। और नहीं तो सबसे अच्छा आप लोग इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश में आपको एक ही नाम पढ़ना होगा। हिंदी में 2-3 नाम आपको अलग अलग पढ़ने होंगे, इंग्लिश में एक ही नाम पढ़ना होगा, वेलफेयर कॉन्सेप्ट। अब ये वेलफेयर कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो मार्शल, पीगू, कैनन, एली और वेवरिज, ये सब अर्थशास्त्री के द्वारा कैसा विचारधारा प्रस्तुत किया गया, वेलफेयर कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया, यानी कल्याणकारी या मानव कल्याणकारी विचारधारा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा दुर्लभता संबंधी विचारधारा, दुर्लभता यानी स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया है, तो दुर्लभता संबंधी जो विचारधारा है उसके जो अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्सन, विकस्टीड, ये दोनों नाम याद आपको रखना होगा। हमारे पास सीमित साधन है और असीमित साध्य, जिसके कारण चुनाव की समस्या होती है। चुनने की समस्या के बारे में जानकारी हमें किसने बताया है, तो रॉबिन्सन ने ही बताया है कि हमारे पास साधन क्या है, सीमित है, और हमारी आवश्यकताएं असीमित है, तो इसको चुना कैसे जाए, यानी ये चुनने की एक समस्या है, रॉबिन्सन ने ही लोगों को बताया। अब आते हैं आगे हम लोग विकास केंद्रित विचारधारा, जिसे हम लोग ग्रोथ कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ बोल सकते हैं। तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ग्रोथ कॉन्सेप्ट दिया सैमुअल्सन ने। ग्रोथ कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया। इनके अनुसार अर्थशास्त्र में सीमित साधनों का वितरण, आर्थिक विकास दोनों को सम्मिलित किया गया। इन्होंने दोनों बातें कहा कि वितरण भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है और डेवलपमेंट भी जरूरी है। कहा गया है कि अर्थशास्त्र की 2 प्रकृति होती है, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेचर बताना है इकोनॉमिक्स का, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का 2 नेचर होगा, एक होगा वास्तविक विज्ञान, जिसे हम लोग सकारात्मक आर्थिक भी कहते हैं, जिसे हम लोग सकारात्मक आर्थिक भी कहते हैं। इसका भी याद रखिएगा ज्यादातर इंग्लिश नाम, क्योंकि इंग्लिश ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। पॉजिटिव साइंस के नाम से जानते हैं, और हिंदी में, और दूसरा होगा आदर्श विज्ञान, कहीं कहीं इसे आदर्शक भी लिखा जाता है, याद रखिए एनसीईआरटी में आपको आदर्शक भी लिखा गया है। ठीक है, तो आदर्शक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस, इंग्लिश दोनों का सेम है। ठीक है, रेफरेंस बुक पढ़िएगा तो आदर्श लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आदर्शक लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश अगर पढ़िएगा तो दोनों में नॉर्मेटिव ही लिखा हुआ है। तो इसीलिए आपको बताया कि थोड़ा सा इंग्लिश पे भी थोड़ा सा आपको कमांड होना जरूरी है। तो ये नेचर है, 2 नेचर आपको पढ़ने होंगे। चलिए आगे है वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं, पॉजिटिव साइंस किसे कहा जाता है, तो कहा गया है कि एडम स्मिथ, प्रोफेसर जेबी से सीनियर एवं प्रोफेसर रॉबिन्स जैसे अर्थशास्त्रियों को वास्तविक विज्ञान की शाखा श्रेणी में रखा गया। यानी यहाँ पर भी अर्थशास्त्रियों को 2 भागों में बांट दिया गया। कुछ अर्थशास्त्री की विचारधारा वास्तविक विज्ञान का था, और कुछ अर्थशास्त्री की विचारधारा आदर्शक विज्ञान की ओर था। तो कौन कौन से लोग थे, एडम स्मिथ, जेबी से सीनियर, प्रोफेसर रॉबिन, इन वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा गया। और होता क्या है, तो वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं हैं उसको वैसे ही लोगों को बता देते हैं। ठीक है, इसमें कारण और परिणाम खोजा जाता है कि ये घटना घटा किसके कारण, ये घटना का परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि आपको हमने अभी भी बताया है कि थोड़ा सा पेचीदा है अर्थशास्त्र, लेकिन जब इसको एग्जाम्पल को समझिएगा तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए दिया गया एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई व्यक्ति जहर खा लिया,
कोई व्यक्ति जहर खा लिया और जहर खाने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे कारण और परिणाम दोनों निकल के आ रहा है कि परिणाम निकल रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई, ये रिजल्ट हुआ, और कारण हुआ कि उसकी मृत्यु क्यों हुई, तो उसने जहर खा लिया। ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतें निरंतर बढ़ रही है, ये परिणाम हुआ। और इसके पीछे क्या कारण है, तो बोल सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, देश डेवलप कर रहा है, तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो ये भी यहाँ पर भी कारण और परिणाम है। वहीं आपको आदर्श विज्ञान में क्या देखने को मिलेगा कि कौन कौन से अर्थशास्त्री आदर्श विज्ञान से जुड़े हुए थे। आदर्शक विज्ञान, मार्शल, पीगू, किन्स आदि जैसे अर्थशास्त्री को आदर्श विज्ञान या आदर्शक विज्ञान में रखा गया है। इसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया गया, यानी कौन सी चीजें अच्छी हैं, कौन सी चीजें बुरी हैं, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये बात की जानकारी हमें आदर्श विज्ञान में मिलता है। यानी व्हाट आउट टू बी, यानी इसमें क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा आदर्शक विज्ञान में की गई है। जैसे भारत में बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसका मतलब हो गया कि इसका सॉल्यूशन खोजा जा रहा है। जब उसका सॉल्यूशन खोजा जाएगा तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विज्ञान कहते हैं। आगे है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, फीचर, विशेषताएं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, फीचर बोलेंगे, याद रखिएगा। और ये आपके लिए भी आई है, आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का फीचर एग्जाम में लिखने के लिए बार बार पूछा गया है। तो पहला फीचर है कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसमें होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है, तो आर्थिक इकाई यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन होता है। दूसरा, अति सूक्ष्म चर का अध्ययन होता है, यानी छोटे से चीजों का अध्ययन इसमें होता है। व्यक्तिगत कीमतें निर्धारण का अध्ययन होता है, इसमें व्यक्तिगत का कीमत निर्धारण होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या सिद्धांत या उसकी शाखाएं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्षेत्र क्या है। तो कहा गया है कि वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, मांग सिद्धांत और लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। यानी वस्तु कीमत निर्धारण जो सिद्धांत होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो जाहिर सी बात है मांग पे, डिमांड पे होगा, लागत पे होगा, कॉस्ट पे होगा, प्रोडक्शन के सिद्धांत पे ये लागू होगा। क्या, वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत किस पे निर्धारित होगा, तो मांग पे। मांग बढ़ेगी तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित किया जा सकता है, तो मांग के सिद्धांत पर निर्धारित किया जा सकता है। लागत, आप कितना उस वस्तु को बनाने में खर्च कर रहे हैं उस पर भी आप वस्तु का कीमत निर्धारित किया जा सकता है। उत्पादन। दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। साधन, साधन यानी मजदूरी कितनी लगी, लगान, ब्याज, टैक्स कितना पे करना पड़ा और कितना आपको उससे लाभ हो रहा है, ये सब चीज किस पे डिपेंड करेगा, साधन कीमत निर्धारण पे। और तीसरा है आर्थिक कल्याण, इससे लोगों का कल्याण हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उसके व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र और सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्यों हम लोग पढ़ेंगे, जरूरी है पढ़ना व्यष्टि अर्थशास्त्र, बिल्कुल पढ़ना है। एक तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सवाल, और दूसरा चीज है कि देश को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक्स का होना जरूरी है। इकोनॉमिक्स को समझना पढ़ना काफी जरूरी है। तो आपके एग्जाम में तो सवाल पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर देश को डेवलप करने में भी इकोनॉमिक्स का काफी बड़ा योगदान है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। तो कहा गया है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए कि हमारा जो देश है, भारत जो है, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, इसकी ज्ञान होना हमें जरूरी है। दूसरा है आर्थिक समस्याओं के निर्माण में सहायता। जो भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती हैं, अगर आपको उसको सॉल्यूशन आता है तो काफ़ी अच्छी है। तो कहा गया है कि अगर सॉल्यूशन में आप सहायता कर सकते हैं, लोगों की सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, समस्याओं को निदान करने में आप सहायता दे सकते हैं। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, नीति बनाने में, नियम बनाने में आप सहायता दे सकते हैं अगर आपको ज्ञान होगा इकोनॉमिक्स का। तो
व्यवहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायता, समाज में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ देश को डेवलप करने में ही आपका योगदान हो, अपने अगल बगल के लोगों को भी बेहतर बनाने में भी आपको अर्थशास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। पूंजीवादी प्रणाली की कार्य प्रणाली की ज्ञान सहायता, हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देश पूंजीगत भी होते जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपको समझना होगा। ये सारे चीज़ें हम लोग, इसीलिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना जरूरी है। हमारा देश पूंजीगत क्यों हो जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों जा रही है, तो ये सब जानकारी के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ना जरूरी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ अपनी लिमिटेशन भी हैं, परिसीमाएं भी हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ तक ये हो सकता है। तो कहा गया कि इसमें आपको समग्र नहीं बल्कि कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, यानी पूरे विश्व या पूरे भारत के बारे में नहीं, कुछ थोड़े से विषय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त रखनी होगी। अपर्याप्त विश्लेषण, इसमें जो विश्लेषण होगा, एक्सप्लेनेशन जो भी होगा वो थोड़ा सा कम होगा, अपर्याप्त होगा। अवास्तविक मान्यता पर आधारित होगा, ठीक है, यानी कहा गया है कि वो रियल नहीं होगा, वो रियल नहीं होगा, याद रखिएगा, अवास्तविक पर आधारित होगा। मुक्त व्यापार के लिए विचार पर आधारित होगा, फ्री ट्रेड कैसे कर सकते हैं इस पे ये होगा। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। और शास्त्र, ये देखिए वीवीआई प्रश्न एनसीईआरटी का, यही से एनसीईआरटी का टॉपिक का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो पहले हम लोग अर्थव्यवस्था को जानेंगे, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर क्या है वो जानेंगे, तभी तो हम लोग केंद्रीय समस्याओं को जान पाएंगे। तो सबसे पहले है कि अर्थव्यवस्था हो है क्या, जिसे हम लोग इकोनॉमी कहते हैं, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था है क्या, आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक, यानी जो भी हम लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं, जो भी हम लोग प्रैक्टिकली जो काम करते हैं उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जो हम लोग थ्योरेटिकली काम करते हैं यानी सिद्धांत के रूप में काम करते हैं उसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, हम लोग अर्थशास्त्र के दो प्रकार पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे हम लोग अर्थव्यवस्था के भी प्रकार पढ़ना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब आपको बाजार अर्थव्यवस्था समझ में आएगा धीरे धीरे। दूसरा होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा आपको मिश्रित, जो कि भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी आपको जानना जरूर हो गया। यानी अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार को पढ़ना है, पूंजीगत, समाजवादी और मिश्रित को पढ़ना होगा। इंग्लिश ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। तो क्या, तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, ठीक है। तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। कहा गया है कि इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होगा, निजी व्यक्ति का अधिकार होगा, नियंत्रण होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहा गया है कि आर्थिक क्रियाओं का जो संचालन होगा वो निजी हित के लिए किया जाएगा, एक व्यक्ति अपने लाभ के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करेगी उसी को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो सिर्फ लाभ कमाना ही उद्देश्य होगा। अब सवाल उठता है कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विश्व के किस किस देशों में लागू है, तो ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब देश जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार चलता है। यानी यहाँ पूंजीवादी लोगों का वैल्यू ज़्यादा दिया गया है, जो भी बाजार का जो नियंत्रण है इन्हीं के हाथों में है। किसके हाथों में, तो पूंजीवादी लोगों के हाथ में है, अमीर लोगों के हाथ में है। इसमें मांग और पूर्ति का निर्णय बाजार करेगा, सरकार नहीं करेगा। बाजार में कीमतें क्या होनी चाहिए, बाजार में कितना सप्लाई होना चाहिए, ये बाजार नियंत्रित करेगा, बाजार फैसला लेगा। 1776 में एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन में हस्तक्षेप का सिद्धांत लेजर फेयर थ्योरी इसी पे दिया था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता, अब इसकी विशेषता क्या है, तो अभी तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, यहाँ पे बाजार में क्या होगा,
कंपटीशन होगा। क्यों कंपटीशन होगा? क्योंकि बाजार खुद नियंत्रित हो रहा है, यानी बाजार जो है वो पूंजीगत लोगों के बीच नियंत्रित हो रहा है। तो इसके क्योंकि देश में एक ही तो लोग पूंजीपति नहीं है, बहुत सारे लोग अमीर हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के बीच में क्या होगा? कंपटीशन होगा। उद्देश्य इसका क्या होगा? पर्पस। उद्देश्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर्पस। तो लाभ कमाना। आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें आजादी होगी, आप मन चाहे रेट लगा सकते हैं। आजादी यानी कीमत 10 रुपए की वस्तु की कीमत आप 20 में भी बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हस्तक्षेप करने वाले लोग इसमें नहीं आएंगे। उपभोक्ता के पास विकल्प, जो भी कंज्यूमर होंगे उसके पास ऑप्शन भरा पड़ा रहेगा, इस दुकान से ले ले, उस दुकान से ले ले, क्योंकि कीमतें जो हैं वो अलग अलग होगी। आर्थिक असमानता, लोगों के बीच में इनइक्वलिटी पैदा हो जाएगी। लोगों के बीच में क्या होगा? इनइक्वलिटी पैदा हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो इनइक्वलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कीमत यंत्र, प्राइस मैकेनिज्म होगा। ठीक है, आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार बोला जाता था, उसी तरह से समाजवादी, इसमें समाज का कल्याण किया रहेगा, इसमें समाज के हित के बारे में सोचा गया होगा। यानी यहाँ पे वस्तुओं की प्राइस जो होगी वो फिक्स्ड होगी, यहाँ पे कंपटीशन कम होगा। क्यों? क्योंकि कीमतें फिक्स हो गई। तो आप इस दुकान से किसी वस्तु खरीदिए या किसी दूसरे दुकान से खरीदिए, कीमतें क्या होगी? जब फिक्स होगी तो कंपटीशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। कीमत कौन तय करेगा? पूंजीवादी में तो कोई व्यक्ति कर रहा था, यहाँ कीमत जो है वो सरकार तय कर देगी, फिक्स कर देगी कि इस वस्तु का कीमत इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इस किसी वस्तु का कीमत उस कीमत के अंतर्गत होगा जो कीमत किसके द्वारा दिया गया है? सरकार के द्वारा दिया गया है। जैसे कीमत, स्वामित्व, नियंत्रण आदि, ये सब पे किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और ये किस किस देश में लागू है? तो क्यूबा, रूस, वियतनाम, इन सब देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था का चलन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कार्ल मार्क्स ने समाजवादी अर्थव्यवस्था का, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है दास कैपिटल, और ये आपके लिए VVI है। पूछा जाता है कि दास कैपिटल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। 1867 में। कब लिखा गया है? 1867 में लिखा गया है। 1917 में रूस की क्रांति, 1917 में रूस की क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति या लेनिन समाजवादी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके लिए हो गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग, समाजवादी क्रांति कब आई, यानी रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था कब लागू हुआ, तो बोल सकते हैं कि 1917 के बाद से बोला जा सकता है। इसे रूसी क्रांति भी कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है? अभी हमने बोला कि इसमें समाज का कल्याण होगा, समाज के हित के बारे में सोचा जाएगा, यानी बाजार प्रतिस्पर्धा का कमी होगी, यानी बाजार में कंपटीशन नहीं के बराबर होगा। क्यों नहीं के बराबर होगा? क्योंकि सरकार ने कीमतें फिक्स कर दिया है कि इस वस्तु की कीमत इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। जब वस्तु का कीमत ऊपर नहीं जाएगा तो सभी दुकानों में उसकी कीमत क्या हो जाएगी? लगभग सेम हो जाएगी। तो लगभग सेम हो जाए, इसका मतलब है कि बाजार में कंपटीशन क्या है? कम है। उद्देश्य जन कल्याण, पर्पस क्या होगा? पब्लिक वेलफेयर पर्पस होगा। केंद्रीय आर्थिक नियोजन, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग होगा, यानी सरकार इस पे प्लान करेगी। बाजार कीमत के स्थान पर प्रशासनिक कीमतें, यानी बाजार कीमतों का निर्धारण नहीं करेगी, प्रशासन करेगा, यानी सरकार बोल सकते हैं करेगा। प्राइस इंस्टीड ऑफ मार्केट, और आर्थिक समानता, लोगों के बीच में क्या हो गई? इक्वलिटी पैदा होगी, क्योंकि वस्तु का कीमत सभी जगह क्या होगा? सेम होगा। चलिए, तीसरा अर्थव्यवस्था जो है वो मिक्स है,
यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि भारत में आपको जानना होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ सरकार भी किसी चीज़ों पर नियंत्रित करती है और पूंजीवादी कंपनियां भी नियंत्रित करती है। अब देखते हैं कैसे है। तो कहा गया इसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण होगा, यानी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसपे सरकार और पूंजीवादी दोनों नियंत्रित करेगा। यानी सरकार एक कीमत तय कर दी गई और उस कीमत के अंतर्गत में पूंजीवादी अपने चीजों के, अपने वेलफेयर के बारे में, यानी सरकार एक ऐसा निर्णय लेगी जिससे लोगों का भी कल्याण हो सकता है और पूंजीवादी लोगों को घाटा भी ना हो, यानी उनको लाभ भी पहुंचे। लिखा गया कि अधिकांश मिश्रित अर्थव्यवस्था मार्केट अर्थव्यवस्था है, यानी कहा जा सकता है कि जो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो मार्केट अर्थव्यवस्था भी है। यानी बोला जा सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को मार्केट अर्थव्यवस्था यानी बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत, मलेशिया, फ्रांस, ये 3 देश, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बाद विश्व में मंदी, डिप्लेशन जो होता है ना, महंगाई या मंदी बोल सकते हैं, शुरू हो गई। जाहिर सी बात है अगर विश्व में युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अब सवाल उठता है कि सर महंगाई कैसे बढ़ेगी, युद्ध के होने से महंगाई कैसे बढ़ेगी? तो युद्ध के होने से आवागमन जो होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ठप पड़ जाएगा। जो प्रोडक्शन है, क्या युद्ध के दौरान कंपनियां खुली रहेगी, लोग क्या घर से बाहर निकलकर काम करेंगे? सर नहीं करेंगे। क्या एग्रीकल्चर हो पाएगा? सर नहीं हो पाएगा। क्या जो भी फैसिलिटी लोगों को मिल रही है वो पूरा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो जब ये सारे काम नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है सारे चीज ठप पड़ जाएंगे, तो महंगाई क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। तो कहा गया है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो विश्व में महंगाई या मंदी क्या होती गई? बढ़ती गई। और 1929 आते आते ये मंदी पूरे विश्व में फैल गई। ये मंदी जो है वो पूरे विश्व में फैल गई, जिसे वैश्विक महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व में ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1929। ये डेट याद रखिएगा। और इसी ग्रेट डिप्रेशन के बाद किस चीज की शुरुआत हुई? समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। किसके बारे में? जॉन मेडान कीन्स। तभी जॉन मेडान कीन्स ने एक पुस्तक लिखा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसकी अवधारणा दी। ठीक है, 1936 में। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का फीचर क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का फीचर है उद्देश्य जन कल्याण। पर्पस तो वेलफेयर ही होगा, लोगों का कल्याण ही होगा। मिक्स है क्योंकि सोशलिस्ट है भी इसमें शामिल है। कल्याणकारी राज्य, जो राज्य होगा उसका कल्याण होगा। आर्थिक नियोजन प्लस कीमत यंत्र दोनों होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग, सरकार प्लानिंग भी करेगी, साथ ही साथ पूंजीवादी कीमत भी निर्धारित उसमें होगी। और सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस, लोगों का कल्याण भी होगा, न्याय मिलेगा। और सीमित प्रतियोगिता, यहाँ पे कंपटीशन होगा लेकिन लिमिट अमाउंट में होगा। पहले वाले में पूंजीवादी में फुली कंपटीशन होता, समाजवादी में ना के बराबर कंपटीशन था। यहाँ पे कंपटीशन होगा लेकिन लिमिट मात्रा में होगा, ज्यादा मात्रा में कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही इसकी फीचर है। चलिए अब आते हैं आर्थिक समस्याएं क्या क्या है। हम लोग आर्थिक क्रिया तो जान गए, अब आर्थिक समस्याएं क्या क्या है। तो मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती है और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या। हमारे पास साधन कम है और हमारी आवश्यकताएं ज्यादा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक समस्या कहते हैं। एरिक एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम है एरिक रोल। इन्होंने आर्थिक समस्या को मूलतः चयन की समस्या कहा। आर्थिक समस्या को इन्होंने क्या कहा? कि आर्थिक समस्या एक तरह का चयन की समस्या है। चयन की समस्या क्या है? जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शनल रहेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा चूज करने का, चयन करने का। लेकिन चयन करे तो किसका करे? कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन दूसरे लोगों के लिए अच्छा है, इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह से एक और अर्थशास्त्री जिनका नाम है लेफ्टविच,
इन्होंने विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग कहा गया है कि जब हमारे पास साधन सीमित है तो उसका हम क्यों ना अच्छी तरह से उपयोग करें। ये भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि आखिर उसका कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है, सीमित, और हमारी आवश्यकताएं असीमित। तो कुशलतम प्रयोग कैसे किया जाए, ये भी एक तरह का समस्या है। इसी को हम लोग आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? एक बड़ा आपके लिए क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक क्रिया क्यों उत्पन्न होगी और इसका कारण क्या है। दोनों एक ही क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या का कारण क्या है या आर्थिक क्रिया क्यों उत्पन्न होती है। तो कहा गया है कि हमारे आवश्यकता, असीमित मानवीय आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच अंतर जो होगा, यानी आवश्यकताएं अधिक, साधन कम, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर उत्पन्न होगा, यही अंतर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही अंतर जो है आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। जैसे बोल सकते हैं कि असीमित आवश्यकताओं के लिए तीव्रता में अंतर, सीमित या दुर्लभ साधनों का वैकल्पिक प्रयोग और चयन या चुनाव की समस्या, ये सब जो है वो आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। ये पांचों चीजों जो हैं वो हमारी जो आर्थिक समस्या है उसको ये उत्पन्न करती है, यानी आर्थिक क्रियाओं का जो कारण है इन्हीं पांचों को माना गया है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का विवेचना कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि केंद्रीय समस्याओं के बारे में बताइए। तो कहा गया है कि प्रत्येक समाज को उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग जैसी आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप जो भी चीज प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी की हो ही जाती है, जिसका आपको सामना करना पड़ता है, तथा साधनों के यह कमी ही चयन की समस्या है। अब साधन आपके पास कम हो गए, अब आपको चयन करना होगा कि किसका इस्तेमाल करें ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या हो, अच्छा हो। इसी को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहते हैं। तो यही है हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। क्या? तो प्रत्येक समाज को उत्पादन, विनिमय और उपभोग जैसी आधारभूत आर्थिक क्रियाकलापों के दौरान संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है तथा संसाधनों की यह कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। इसी को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है। सीमित साधनों का विनिधान तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण ही किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अगर इसको और भी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं तो सीमित साधनों का विनिधान यानी इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी हमारे पास साधन है उसका कैसे विनिधान किया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि हमें लाभ अच्छा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो ये सब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। अब अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो तीन है, ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। कौन कौन? तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, पहली समस्या। दूसरी समस्या, इन वस्तुओं का उत्पादन करे तो कैसे। और तीसरी समस्या है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए, अमीर लोग, गरीब लोग, ठीक है, किसके लिए किया जाए। देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहला है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। यह एक चयन की समस्या है। कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए जिससे व्यक्तियों को अधिकतम क्या हो, उसकी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके या उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम खाद्य पदार्थ वस्तुओं, आवासों का निर्माण किया जाए या विलासिता वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाए। पहला यहीं पे चयन की समस्या क्या है कि हम किसका उत्पादन करें, खाने वाली वस्तुओं का, रहने वाली वस्तुओं का या विलासिता यानी महंगी वस्तुओं का। एक चयन की समस्या है। दूसरा है कृषि जनित वस्तुओं या औद्योगिक वस्तुएं, ठीक है, कृषि जनित वस्तुएं या औद्योगिक वस्तुएं, यानी अनाज बोया जाए या किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये समस्या है।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अधिक संसाधन या सैन्य, शिक्षा पे ज्यादा खर्च किया जाए, स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च किया जाए कि सैन्य पे ज्यादा खर्च किया, एक समस्या है, चयन की समस्या है। बुनियादी शिक्षा को बढ़ाया जाए या उस शिक्षा को, यानी बेसिक नॉलेज को बढ़ाया जाए, बेसिक एजुकेशन को बढ़ाया जाए या हायर एजुकेशन को बढ़ाया जाए, ये एक तरह का चयन सी समस्या है। यानी कहा गया है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, यह एक तरह का चयन की समस्या है। उसी तरह से दूसरा है इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। अगर मान लीजिए कि आपने कोई प्लान बना लिया कि हमको ये वस्तु उत्पादित करना है, तो ये वस्तु आखिर उत्पादित कैसे करेंगे। तो कहा गया है कि प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अधिक श्रम का उपयोग करके किया जाए, यानी लेबर ज्यादा लगा दिया जाए तो उत्पादन होगा, या मशीन ज्यादा इस्तेमाल करें तो उत्पादन होगा। यहां पर भी एक चयन की समस्या उत्पन्न हो रही है। तीसरा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए करें। अब मान लीजिए कि हमने उत्पादन कर भी दिया, तो यह उत्पादन किसके लिए किया जाए, यह भी एक चयन की समस्या है। उत्पादित वस्तुओं की कितनी मात्रा, कितना प्राप्त होगी, यह किस प्रकार विभाजित करें। इसको अगर हमको किसी में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो किस प्रकार किया जाए, यह भी एक चयन की समस्या है। किसको अधिक मात्रा में प्राप्त हो कि किसको कम मात्रा में प्राप्त हो, ये सारी चीज़ें जो है वो आर्थिक समस्याएं हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, और ये यहाँ पे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल है, देखिए पहला चैप्टर में बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने बताया था कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो एक और प्रश्न आपके सामने उत्पन्न हो रहा है, उत्पादन संभावना वक्र, चलिए, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी के नाम से हम लोग जानते हैं, पीपीसी। कहा गया है कि सैमुअल्सन के अनुसार उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं या सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रदर्शित करता है। यानी कहा गया है कि यहाँ पे दो वस्तुएं होंगी, उत्पादन संभावना वक्र में वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, दो वस्तु होंगी, और दोनों वस्तुएं के संयोग, ऐड बोल सकते हैं, जोड़ बोला जा सकता है, को जब हम लोग ग्राफ के माध्यम से, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से जब हम इसे प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधन एवं तकनीकी ज्ञान के साथ उत्पादित, यानी इसका जो प्रोडक्शन किया जाएगा, इसमें आपको अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है इसका इस्तेमाल करते हुए करना है। तो कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आपके पास खेत सीमित है, मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है, एक फील्ड है, आप इसमें खेती कर रहे हैं, इसमें दो फसल बो रहे हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि एक तरफ आप गेहूं बो रहे हैं और एक तरफ आप चना। तो कहा गया है कि अगर हम गेहूं की मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो चना की मात्रा को क्या करना होगा, जाहिर सी बात है कम करना होगा। अगर चना की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपको गेहूं की मात्रा में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को क्या करना होता है, कम करना होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। और कहा गया है यही कारण है कि इसका जो वक्र होगा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर होता है। और ये 2025 के बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो दाहिनी ओर क्यों होता है, क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन करने से, अधिक उत्पादन करने से दूसरी वस्तु के उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण इसका वक्र जो होता है वो दाईं ओर होता है। सिंपल सा सवाल था, आपको यहां से 2 या 3 नंबर मिल जाते हैं। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, क्या क्या इसकी मान्यता है। तो उत्पादन के साधनों की स्थिर और सीमित मात्रा, साधन क्या होंगे, स्थिर होंगे, मात्रा उसकी सीमित होगी, तभी उसकी वक्र, उत्पादन संभावना वक्र बना सकते हैं। उत्पादन साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग होगा, ठीक है, यानी जो भी आपके पास संसाधन दिया जाएगा उसका पूरी तरह से और कुशलतम प्रयोग करना है, अधूरा नहीं।
स्थिर तकनीक, आपके पास जो टेक्नोलॉजी होगा वो स्थिर होगा, फिक्स होगा, और इसमें कितनी वस्तुओं का उत्पादन होगा? 2 वस्तुओं का उत्पादन होगा। किसमें? उत्पादन संभावना वक्र में। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल जो होगा वो कैसा होगा, कैसे निकाल सकते हैं? तो y वस्तु की छोड़ी गई मात्रा x वस्तु की प्राप्त की गई मात्रा। अब आपके मन में सर y वस्तु x वस्तु, तो जब आप यहाँ पे आपने ग्राफ पढ़ा होगा मैथ में, इसे हम लोग कहते हैं x एक्सिस, इसे कहते हैं y। तो इसे हम लोग y वस्तु मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? x वस्तु। तो इसकी मात्रा, इसकी कितनी मात्रा छोड़ी गई उसको ऊपर लिख दीजिए, और इसकी कितनी मात्रा बढ़ाई गई उसकी नीचे लिख दीजिए। चलिए, अब है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसकी 2 विशेषताएं आपको याद रखना होगा। उत्पादन संभावना वक्र की कितनी विशेषताएं आपको याद रखनी होगी? 2 विशेषताएं याद रखनी होगी। पहला, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक और बाईं ओर से बाएं से दाएं ओर गिरता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो ढाल होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसका ढाल क्या होगा? नेगेटिव होगा, और ये बाएं से दाएं गिरेगा। इसका कारण यही है कि सभी साधनों का कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में सवाल पूछ देगा कि आखिर उत्पादन संभावना वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है? तो कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का हम लोग एक साथ उत्पादन नहीं कर सकते हैं, सभी कुशलतम प्रयोग करने के बावजूद भी। दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र का मूल बिंदु की ओर नतोदर का मतलब होता है कनकेव, यानी उसकी ओर मुड़ा हुआ होता है। इसका कारण क्या है कि एक वस्तु को बढ़ाने पर दूसरी वस्तु को हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ये 2 विशेषताएं आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं यहां पर कुछ ग्राफ के माध्यम से भी देख लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का सेट बोलिए या उसका वक्र बोलिए। तो कहा गया है कि देखिए यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, एक गेहूं है और एक मशीन है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है A, B, C, D और E ऑप्शन दिया गया है। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है कि गेहूं के उत्पादन 0, अगर गेहूं का उत्पादन नहीं करते हैं तो पूंजीगत वस्तुएं 1000, 50,000। देखिए यहाँ पे टन में दिया गया, यहाँ पे मशीनों का प्रोडक्शन जो है वो 1000 में दिया गया है। तो कहा गया है कि जब हम गेहूं नहीं उत्पाद करेंगे तो मशीन 50 होगा। अगर हम 1 लाख टन अगर हम प्रोडक्शन करते हैं गेहूं, तो वस्तुएं जो होगा ये वो कितना हो जाएगा? 45। यानी कहा गया कि इस वस्तु की मात्रा 1 बढ़ा दी गई, तो इस वस्तु की मात्रा में कमी आ गई। किसकी? 5 की कमी आ गई। फिर ये 1 बढ़ाया गया, फिर इसमें 10 की कमी आ गई। इसमें कितनी कमी आ गई? 10 माइनस में हो जाएगा। फिर हम एक वस्तु को इधर से बढ़ाएं, फिर इसमें 15 की कमी आ गई। तो कहा क्या जा रहा है यहाँ पे कि अगर एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जाए तो दूसरी वस्तु की मात्रा ऑटोमेटिक क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। और इसी को इस पे डिनोट किया गया है, इस ग्राफ पे डिनोट किया गया है। कैसे डिनोट किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पे A है, B है, C है, D और E। देखिएगा ध्यान से, कहा गया है कि ये मशीन है, तो मशीन जब था कितना पे? 50 पे। तो गेहूं कितना है? 0 पे। ग्राफ को समझिएगा, ये इसके सामने ये। अब कहा गया है कि मशीन 45 हो गया। देखिए यहाँ पे 45 लिखा हुआ, 45। तो गेहूं कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे ये 35 हो गया सी पे, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पे ये 20 हुआ, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये इसी तरह से हम लोग उत्पादन संभावना वक्र को हम लोग ग्राफ पे डिनोट करते हैं। ये सिंपल सा था। आगे आपको और मिलेगा मांग और डिमांड में, मांग और पूर्ति में। कहा गया कि उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव, चलिए खिसकाव या घुमाव, तो देखते हैं क्या है। तो उत्पादन संभावना वक्र कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। बिल्कुल, उत्पादन संभावना वक्र कभी स्थिर नहीं हो सकता है, इसकी स्थिति बदलती रहती है, क्योंकि इस वक्र की मान्यताएं बदलती रहेगी। जब वक्र की मान्यताएं बदलेगी तो इसकी स्थिति भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब कहेंगे सर कैसे? तो साधनों में परिवर्तन, साधन में हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। जब साधन में परिवर्तन होगा तो या तो साधनों में वृद्धि होगी, यानी साधन बढ़ा सकते हैं, नहीं तो साधन को
घटा सकते हैं। तो जब साधन में वृद्धि होगी तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब साधन में वृद्धि होगी तो प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और कहा गया है कि जब साधन में कमी होगी तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तब ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यही चीज यहां पे बताया गया है। चलिए एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं। तकनीक में परिवर्तन के आधार पर घुमाव। तकनीक में अगर परिवर्तन किया जाए तो क्या घुमाव होगा। तो वस्तु X के उत्पादन के लिए कुशल तकनीक का प्रयोग। जब वस्तु X का अधिक कुशलतम प्रयोग किया जाएगा, वस्तु Y अपने जगह पे फिक्स है, तो कहा गया है तो वस्तु X का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और वस्तु X वहीं पर रहेगा। कब, जब वस्तु X के लिए कुशलतम प्रयोग का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग जो होगा वो कुशल तरीके से किया जाएगा वस्तु X का, तो ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। कहा गया कि वस्तु Y के लिए कुशल प्रयोग किया गया, कुशल टेक्निक का प्रयोग किया गया, तो कहा गया है कि X अपने जगह पे स्थित रहेगा और Y क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर खिसक जाएगा। अगर कहा गया कि X और Y दोनों का कुशल प्रयोग करें, जब हम दोनों का कुशल प्रयोग करेंगे तो जो हमारा जो ग्राफ होगा वो दोनों ओर से ऊपर और दाईं ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यही चीज हम लोग को जानना होता है कि कब दाईं ओर शिफ्ट होगा, कब बाईं ओर शिफ्ट होगा। तो कुशलतम प्रयोग करेंगे तो दाईं ओर शिफ्ट होगा, कुशलतम प्रयोग नहीं करेंगे तो बाईं ओर शिफ्ट होगा। जब उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो दाईं ओर शिफ्ट होगा, उत्पादन में बढ़ोतरी कमी होगी तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए एक और टॉपिक हम लोग को जानना है, अवसर लागत या आर्थिक लागत। दोनों का मतलब एक ही है, अवसर लागत भी कहते हैं, आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिसे पहली वस्तु को उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु को हमें त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत, यहां पर भी दो वस्तुएं लेना है। कहा गया है कि अवसर लागत वह वस्तु की वह मात्रा है कि अगर एक वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ता होगा, और कितना त्याग करना पड़े, वस्तु की कुल त्यागी गई मात्रा को ही अवसर लागत कहते हैं। अगर हम किसी वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु में जितना कम किए, उस कम ही की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत किसे कहा जाता है, यह भी आपके लिए VVI है कि सीमांत अवसर लागत किसे कहेंगे हम लोग। तो कहा गया है कि पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो कमी आती है उसे सीमांत अवसर लागत कहते हैं। कहा गया है कि त्यागी गई कुल मात्रा को तो हम लोग क्या कह दिए, अवसर लागत कर दिए, लेकिन सीमांत अवसर लागत क्या होगा, तो कहा गया है कि एक इकाई बढ़ाने पे जो जितनी मात्रा उसमें कमी आई है, एक इकाई के बढ़ाने से कितनी मात्रा के, एक अतिरिक्त इकाई, सभी को बढ़ाने से नहीं, एक अतिरिक्त इकाई को हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग समझेंगे। तो एक अतिरिक्त इकाई के माध्यम बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में जो कमी की जाती है उसी को हम लोग सीमांत अवसर लागत कहते हैं। सीमांत अवसर लागत हानि तथा लाभ का अनुपात है। ये किसका अनुपात होगा, किसका रेशियो होगा, हानि और लाभ का रेशियो होगा। अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से क्या है, यानी अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, यह भी आपके लिए VVI है। किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तुओं के जिन भी संयोजनों का उत्पादन करना संभव है। कहा गया है कि अगर हम दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के लिए जो जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है सभी का इस्तेमाल कर दिया जाए, उसी को हम लोग उत्पादन संभावना कहते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, तो एक आर्थिक अवधारणा है। आर्थिक अवधारणा का मतलब विचार बोल सकते। विचार क्या है, यह दर्शाती है कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त इकाई संसाधन जैसे श्रम या पूंजी को जोड़ने पे कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा। अगर हम किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस वस्तु के उत्पादन में
अगर हम एक अतिरिक्त इकाई बढ़ा देते हैं, चाहे वो श्रम बढ़ा दिए, चाहे वो हम पूंजी बढ़ा दिए, और उसके बढ़ाने के बाद जो हमें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ, जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ, उसी को हम लोग सीमांत उत्पादन संभावना कहते हैं। क्योंकि हम कोई चीज बढ़ा रहे हैं, क्यों? अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ना। हमारी संभावना क्या होगी कि हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें ज्यादा लाभ होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन संभावना कहा जाता है। अब देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग आसानी से समझेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवसर लागत क्या है, वहां पे हमने पढ़ा। तो किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन करने के कारण कई अवसरों का हमें त्याग करना पड़ता है। यहाँ पे देखते हैं तो यह त्यागे हुए अगले अवसर की लागत है। त्यागे गए हुए अवसर की क्या है? लागत है। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये इकाई है, मात्रा। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, आपको ये अब कहा गया कि किसी, मान लीजिए यहाँ पे गेहूं उत्पादित हो रहा है। ठीक है, तो कहा गया है कि एक इकाई गेहूं उत्पादित करने में कुल लागत कितना है? 30 है। औसत लागत भी कितना है? 30 है। और सीमांत लागत क्या है हमारा? 0। सीमांत लागत क्या है हमारा? 0। अब हमने बोला कि इसकी एक जो इकाई है वो और बढ़ा देते हैं, यानी एक शब्द हो गया, तो इसकी लागत भी, हमारा खर्च भी क्या होगा? बढ़ेगा ना। जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उत्पादन की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो हमारा कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो पहले लग रहा था 30, अब कितना लग रहा है? 38। कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया। अब कहा गया है कि औसत लागत कितना होगा? अब वस्तु था 1, अब वस्तु है 2, तो औसत लागत निकालने के लिए कुल लागत को उसके इकाई से भाग दे दिया जाए। यानी ये 19 आया कहां से? तो 38 है जो कि कुल लागत है, और हमारा मात्रा कितना है? 2। इसको अगर हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 19। तो औसत लागत आपको समझ में आ गया कैसे हमें निकालना है। अब सीमांत लागत क्या होगा? तो ये एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने से कुल लागत में कितना का अंतर आया? तो सर कुल लागत में तो 8 का अंतर आया। पहले 30 लगा रहे तब 38, 8 का अंतर आया। यही 8 का जो अंतर है ये क्या बताता है? सीमांत लागत को बढ़ाता है। चलिए एक और देख लेते हैं। उसी तरह से अगर वस्तु की मात्रा 3 कर दी गई, तो 3 कर दी गई तो पहले लग रहा था 38, अब कितना लग रहा है? 44, 44। कितना अतिरिक्त लग गया? अब 6 अतिरिक्त हो गया। अब औसत हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सर 44 था कुल, और यूनिट कितना हो गया? 3। सर 3 से भाग दे दीजिए। आप 3 से भाग दे दीजिएगा, आपको आ जाएगा 14 तिया 42 और 3 सतह 21, यानी 14.7 आपका आ गया। समझ में आ रहा होगा। अब कहा गया सर सीमांत लागत निकाल के बताइए। तो कहा गया कि पहले था 38, अब कितना हो गया? सर 6 अतिरिक्त हो गया। आ गया यहाँ पे 6 अतिरिक्त, यानी पहले वाले में से दूसरे वाले में से पहले वाले को सिर्फ घटा दिया जाएगा कुल लागत को। पहले वाले कुल लागत में दूसरे वाले कुल लागत में से पहले वाले कुल लागत को अगर माइनस कर दिया जाए तो वो सीमांत लागत निकल जाएगा। सिंपल सा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और अगर समझना चाहते हैं तो एक और बढ़ा दीजिए। 3 से अब 4 हो गया। यहाँ 44 से कितना हो गया? 54। कितना बढ़ गया? अब 10। ये 10 हो गया आपका सीमांत लागत। औसत लागत निकालना होगा तो 54 को क्या कर दीजिए? 4 से डिवाइड दे दीजिए। 54 को कितना से डिवाइड दे दीजिए? 4 से डिवाइड दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। 13 चौका 52, ठीक है, और 4 पचे 20, 13.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे तो 13.5 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग सीमांत लागत, औसत लागत और कुल लागत निर्धारित कर सकते हैं। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाजार अर्थव्यवस्था और केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट करें। यानी बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, और योजनाकृत अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियां के स्वतंत्र आंतरिक का पूर्ण वर्चस्व होगा, यानी पूरी तरह से ये आजाद होगा। यानी इसमें जो भी डिमांड और सप्लाई होगा वो खुद में क्या रहेगा?
आजाद रहेगा। लेकिन केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियां स्वतंत्र अंतःक्रिया का अभाव होगा। इसमें आजाद नहीं होगा, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होगा। इसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होगा, यानी इसमें पूंजीपति का अधिकार होगा, किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था में। और इसमें जाहिर सी बात है कि सरकार का हस्तक्षेप होगा। तीसरा होगा, इसमें उत्पादन लाभ के उद्देश्य से किया जाएगा, यानी इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा बाजार अर्थव्यवस्था में उसका पर्पस होगा लाभ कमाना। और इसमें जो भी प्रोडक्शन होगा इसका पर्पस होगा कल्याण करना। इसका पर्पस क्या होगा? समाज का कल्याण करना। इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों का निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी इसमें सरकार और परिवार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें सरकार और परिवारों का हस्तक्षेप होगा, क्योंकि ये जन कल्याण की बात करेगा। इसमें उपभोक्ता का प्रभुत्व होगा। उपभोक्ता का क्या होगा? प्रभुत्व होगा। और इसमें उपभोक्ता की प्रभुत्व बाधित होगी। प्रभुत्व का मतलब इसमें आजाद होगा, इसमें आजाद नहीं होगा। कुल निर्गत यानी आउटपुट, निर्गत को क्या कहते हैं? आउटपुट। और कुल निर्गत को हम लोग कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ये एनसीईआरटी का सवाल है। तो कहा गया कुल निर्गत को निर्धारित करने के लिए आगत यानी इनपुट, आगत यानी इनपुट याद रखिएगा। इनपुट, इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ वर्ड आपको याद रखना होगा। इनपुट और निर्गत को हम लोग क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो आउटपुट विश्लेषण, व्यय विधि और मांग आपूर्ति विश्लेषण जैसी विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर कुल निर्गत आपको निकालना होगा तो इसमें आपका इनपुट आउटपुट विश्लेषण, व्यय विधि यानी नियम, ठीक है, व्यय यानी खर्च, आय और व्यय यानी खर्च, और डिमांड, इन सभी चीजों पे क्या करना होगा? इस्तेमाल करना होगा। और इन विधियों से अर्थव्यवस्था के उत्पादन, आय और रोजगार का पता चलेगा। इसी तीनों चीजों से आपको क्या पता चलेगा? तो अर्थव्यवस्था का उत्पादन का पता चलेगा। एक सवाल और है कि कीमत में वृद्धि क्यों होती है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि क्यों होगी? आज हमारे देश में सोना क्यों महंगा होता जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? तो देखिए, कारण, कीमत में वृद्धि के कई कारण हैं। जाहिर सी बात है, मांग सर बढ़ गया, सर सप्लाई कम हो गया। सबसे बड़ा कारण तो हम लोग यही जानते हैं ना कि उसका डिमांड क्या हो रहा है? सर सोने का डिमांड दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसकी जो सप्लाई है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, जिसके कारण कीमतें क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो कहा गया है जिसका मुख्य कारण है मुद्रास्फीति। पहला कारण है महंगाई। पहला कारण है हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, तो सोने की कीमतें भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। दूसरा है मांग में वृद्धि, डिमांड। सर सब लोग अब चाहते हैं कि सोना पहन के घूमे, ठीक है, तो मांग में वृद्धि हो रही है, सोना का कीमत क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आपूर्ति में कमी, सप्लाई क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। पहले सोना ज्यादा आता था, अब सभी लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया है, तो मार्केट में सोना कम होता चला जा रहा है। तो सोना कम होगा, जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और उत्पादन लागत, सर सोना प्रोडक्शन करने में खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लेबर कॉस्ट होता है, जो मशीन कॉस्ट होता है, जो लैंड कॉस्ट होता है, वो काफी बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण बाजार में उसकी वृद्धि भी बढ़ती चलेगी, कीमतें वृद्धि हुई। तो कीमत क्यों बढ़ता है, ये सवाल था। इसका जवाब आपको आई होप आपको मिल गया होगा। तो ये चैप्टर फर्स्ट था। आपने बारीकी से चैप्टर फर्स्ट को समझ लिया इकोनॉमिक्स के। तो इसी तरह से हम लोग चैप्टर 2 को भी समझेंगे। अगले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को भी पढ़ेंगे। याद रखिएगा, हम लोग चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू को भी करते जाएंगे ताकि आपको एक नोट्स कंप्लीट करने में सहायता मिलेगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, ठीक है, एमसीक्यू लेकर के। धन्यवाद।